हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम शैडो। आज हम फिर द हिंदू का डिस्कशन लेकर आए हैं। आज डेट है 19 मार्च और हम लोग सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है डिस्कस करेंगे। देखेंगे कैसे इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्या क्रक्स ले सकते हैं आर्टिकल से, वो सारी बातें आज हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं वही बोलूँगा कि हिंदू न्यूज़पेपर या कोई भी न्यूज़पेपर आपको पढ़ना नहीं छोड़ना है, पढ़ना तो चालू रखना है। बस यहाँ से आप देख लीजिए, कुछ आइडिया ले लीजिए जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो सके। तो सबसे पहले ये न्यूज़ है फर्स्ट पेज में। ठीक, ज़्यादा कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड एंड एससी का जो चल रहा है रोज रोज हम देखते हैं, उससे रिलेटेड एससी ने बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि सब कुछ आप सारी डिटेल इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड शो कीजिए, आप उसको पब्लिक कीजिए। ठीक, ये है। यहाँ के बाद अब नेक्स्ट पेज में भी ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट हम चलते हैं एडिटोरियल पेज में। एडिटोरियल पेज में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं, एक तो ये होमलेसनेस वाला है, वुमेन रिलेटेड इशू। उसके बाद MIRV टेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका साइंस टेक में भी पूछा जा सकता है, MIRV टेक्नोलॉजी ये वाला। ठीक, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वुमेन वाला देखते हैं। तो वुमेन वाला आपको पता होगा सब सिलेबस हमारा क्या है। अगर मेंस की बात करें तो पेपर 1 में है सोशल इश्यूज, तो वुमेन्स रिलेटेड इशू। और फिर पेपर 2 में भी आ जाता है कि स्कीम्स एंड वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो वुमेन इज अ काइंड ऑफ वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनके लिए भी इशू और स्कीम्स और क्या गवर्नमेंट एफर्ट्स है वो सब हमको पता होना चाहिए। तो इस आर्टिकल में अगर हम बात करें वायलेंस, होमलेसनेस एंड इसकी जो बात कर रहे हैं वुमेन्स मेंटल हेल्थ, तो इसको आप अगर पढ़ेंगे तो मेन मेन चीज़ें सामने आएंगी, वो मैंने हाईलाइट कर रखी है। सबसे पहले तो इन्होंने डेटा एक दे रखा है, NFHS मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसका डेटा है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आए हुए हैं जो आप याद कर सकते हैं, एग्जाम में कोट करने के लिए काम आएगा। तो इसमें ये बोल रही हैं कि ऑलमोस्ट 30% ऑफ वुमेन बिटवीन एजेस ऑफ 18 एंड 49, यानी कि 18 से 49 साल की जो वुमेन है, उसने 30% वुमेन ने फिजिकल वायलेंस जो है वो एक्सपीरियंस किया है, मतलब किसी न किसी तरीके के उनके साथ मारपीट हुई है ना। और 6% ने सेक्सुअल वायलेंस एक्सपीरियंस किया है, किसी न किसी की कोई ऐसी घटना हुई है। तो ये डेटा से इंट्रोड्यूस करती है अपने आर्टिकल को। फिर आगे बताती हैं कि कैसे होमलेसनेस का मतलब क्या होता है औरतों के लिए, और अगर होमलेस है, घर से बाहर निकल रही है, तो एक चीज़ जहाँ उसके ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उसको केयर वगैरह नहीं मिलता, लेकिन दूसरी तरफ उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो बार बार होते हुए वायलेंस से बाहर चली जाए, ठीक है, आज़ादी ढूंढ ले। तो ये होमलेसनेस का इन्होंने बताया कि वुमेन ऐसा फील करती है। बाकी फिर बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं इसमें। फिर बाद में ये बता रही हैं कि जो हिस्टोरिकली बात करें कि वुमेन्स में जो इशू रहा है मेंटल हेल्थ को लेके, उससे पहले वुमेन की मैडनेस को हमेशा सब्जुगेट किया गया है, हमेशा उसको दबाया गया है, राइट। और उसमें ये देखा गया है कि वुमेन जो है वो अपनी ऑटोनॉमी चाह रही है। और कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की अगर बात करें तो यहाँ पे भी अगर वुमेन कोई इंडिपेंडेंट है या कुछ कह रही है तो उसको हमेशा दबाने की कोशिश की गई है। ठीक, उसको हमेशा उसका रोल बोला गया है कि आप बस रिप्रोड्यूस कीजिए और साथ ही साथ दब के रहिए, ये ऐसा इनका कहना है कि, और इसको जस्टिफाइड किया गया है। ठीक, बट ऐसा नहीं है। वुमेन का इस सेक्शन में बताती है कि वुमेन जो अगर उनके साथ मेंटल हेल्थ है, मेंटल इशू है या कोई मैडनेस शो करती है तो उसके पीछे रीज़न होता है। रीज़न यही होता है कि वो टैबू है जो एक उनके खिलाफ, उससे आज़ादी लेना चाहती हैं, ठीक है। वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहती हैं रिचुअल से, इन सब चीज़ों से, और स्केप होना चाहती हैं। वो अपने लिए मतलब बहुत स्ट्रगल कर रही होती हैं, तो उस स्ट्रगल से बाहर निकलना चाहती हैं। ये यहाँ पे बात कही गई है। आगे ये बोलती हैं कि ठीक है, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि मेंटल हेल्थ के साथ जो हो रहा है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम क्या होती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ईटिंग डिसऑर्डर, मतलब कि टाइम पे भूख ना लगना, टाइम पे खाना नहीं, डिप्रेशन होना, एंग्जाइटी होना, ये सारी चीज़ें भी इनके साथ एसोसिएटेड होती है। तो ओवरऑल सिचुएशन बता दी कि वुमेन की हालत क्या है इस अभी करंट सोसाइटी में।
पैट्रियार्की का रोल है, और साथ ही साथ उनको मेंटल हेल्थ में एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर, डिप्रेशन, है ना, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, मतलब जो बच्चा पैदा होने के बाद डिप्रेशन होता है, ये सारी चीज़ों से जूझना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। ये इशू उन्होंने बता दिया। अब इसके बाद जो बोल रही हैं कि हमारे हेल्थ सिस्टम है, हमारा हेल्थ सिस्टम भी इस चीज़ को एड्रेस नहीं करता। वो सिम्टम्स देखता है, अच्छा आपको एंजाइटी है, ठीक है, इसकी गोली दे दिया, आपको डिप्रेशन है, इसकी गोली दे दिया है डॉक्टर ने, बट उसके पीछे उसका रीज़न क्या है उसको देखने की कोशिश, साइकोलॉजिकल रीज़न देखने की कोशिश नहीं की जाती कि उनका एक्सपीरियंस का क्या रहा है, क्यों वो ऐसा मेंटल इशू या कोई भी होमलेसनेस जो है उसके कारण उनको जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्यों दिखा रही है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न रहा, उनके लाइफ के एक्सपीरियंस जो उन्होंने बचपन में देखा है, ये जो 30% फिजिकल वायलेंस वुमेन देख रही हैं उनके कारण वो मेंटल इशू में आ जाती हैं। ठीक, तो ये बात कर रही हैं। और फिर आगे वे हेड की बात करें कि अगर हमको वुमेन इशू सॉल्व करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि वुमेन जो अपना अनपेड लेबर जो घर में काम करती है, हाउस होल्ड काम करती है, उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, साथ ही साथ उनका अल्टरनेटिव सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा, घर से बाहर, फैमिली रिलेशन से बाहर ढूंढना पड़ेगा कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनसे वो जाके बात कर सकें। उनको बेसिक इनकम इंश्योर करनी पड़ेगी, हाउसिंग देना पड़ेगा, लैंड ओनरशिप जो कि वुमेन के नाम पे बहुत कम है वो देना पड़ेगा, है ना, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देना पड़ेगा उनको, जिससे कि उनकी ये सारी समस्याएं दूर हो सके। और साथ ही साथ उनको एक ऐसा एजुकेशन में ऐसा करिकुलम देना पड़ेगा जो कि उनके ये बताएं कि अगर आप जेंडर नॉर्म्स के अलग जा रही हैं तो कुछ गलत नहीं कर रही हैं, ये उनको समझाया जाए वुमेन को, राइट, कि जेंडर नॉर्म्स के अलग जाने, जैसे कि वुमेन का रोल सिर्फ खाना पकाने का नहीं है, रिप्रोडक्शन का नहीं है, ये जेंडर नॉर्म्स हो गया, राइट। तो ये बात ये कह रही हैं, मतलब यहाँ पे इशू की के साथ साथ सॉल्यूशन की भी बात की, और फाइनली आगे बताती हैं ये कि अगर आपको करना है वुमेन के लिए कुछ तो आपको उनके लिए नए एवेन्यूज खोलना पड़ेगा, नए प्रोफेशनल्स एवेन्यूज खोलने पड़ेंगे, इनोवेटिव रिसर्च करनी पड़ेगी, और उनका इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा कि आप अगर कोई प्रॉब्लम झेल रही है तो इसके पीछे क्या एक्सपीरियंस रहा है, राइट। तो ये ओवरऑल ये पूरा डॉक्यूमेंट जो पूरा आर्टिकल है ये बता रहा है कि वुमेन का मेंटल इशू क्यों है, होमलेसनेस की प्रॉब्लम क्यों है, उसके पीछे है हम उनकी पीछे लाइफ एक्सपीरियंस को नहीं समझते हैं, फिर हमारे हेल्थ सिस्टम में क्या कमी है वुमेन के मेंटल इशू को लेके, और उसके बाद वे हेड क्या होना चाहिए। ठीक, ये वे हेड की बात की गई है कि भाई ऐसा ऐसा आप करो, और फाइनली कि आप उनके लिए न्यू एवेन्यूज ढूंढो। ठीक है, ये है इस आर्टिकल में। अब नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखते हैं MIRV लीप। ये इंपॉर्टेंट है, अग्नि 5 मिसाइल का अभी टेस्टिंग हुआ है 11 मार्च को, और उसको उसमें सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है उसमें हमने उसको MIRV टेक्नोलॉजी से लैश बनाया है। तो MIRV टेक्नोलॉजी क्या होता है, फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे इसका तो इसको बोलते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, है ना। इसका मतलब ये होता है कि जो मिसाइल रहती है, अगर ये मैं आपको बताऊं, मिसाइल का ये जो टॉप का हिस्सा है इसमें कुछ अलग अलग वॉरहेड्स होते हैं, तो इन्हीं को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल, है ना। ये जो व्हीकल रहेगा ये इसके जो वॉरहेड्स रखा रहेगा ये अलग अलग जाके जहाँ पे टारगेट करेंगे तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ टारगेट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। और रे एंट्री का मतलब क्या होता है कि पहले ये जहाँ से छोड़ा जाता है तो एटमॉस्फेयर से बाहर निकलता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से, और वापस ऐसे आ रहा होता है तो री एंटर करता है। ये देखिए यहाँ से री एंटर कर रहा है इसलिए इसको री एंट्री व्हीकल बोलते हैं। ठीक, तो ये इसका मतलब है। तो मैं रब कर देता हूँ। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, और रेंज वगैरह की बात की गई है कि 5000 किलोमीटर रेंज है, और इस आर्टिकल में इन्होंने मेनली बताया है कि किस तरीके से ये अग्नि 5 मिसाइल हमने चाइना को टारगेट करके बनाया है। चाइना से कंपेरिजन भी कर रहे हैं कि चाइना जो MIRV टेक्नोलॉजी है वो अभी तक इंडिया के अलावा और दूसरे देशों में USA, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड UK, सिर्फ इन 5 देशों के पास थी, और इनमें बहुत पहले से थी, 1970 से थी, हमारे पास अभी आई है। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है।
है ना। और फिर चाइना से अगर कंपेयर करें तो चाइना के पास ऑलरेडी है, लेकिन चाइना के पास जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी, अगर कोई मिसाइल टारगेट करेगा तो चाइना उसको डिफेंड ऐसे यहाँ से डिफेंड कर लेगा वापस, जैसे हमने टीवी में देखा है ना कि एक मिसाइल दूसरे मिसाइल को जाके कैंसिल कर देता है, जैसे इसराइल में होता है। इसराइल का जो आयरन डोम पॉलिसी है उसमें वही आयरन डोम सिस्टम में वही करता है, तो चाइना के पास है। तो उसको उसका नाम है होंग क्यू की HQ-19, उसको टारगेट करने के लिए अग्नि 5 मिसाइल बनी हुई है। ठीक, फिर आगे देखते हैं, आगे ये बताते हैं कि हमने जो मल्टीपल वॉरहेड्स बनाए अग्नि 5 मिसाइल में, उससे क्या होगा कि जो सीनो इंडिया न्यूक्लियर डिटरेंट रिलेशनशिप इंडिया के पॉलिसी में आ गई है। मतलब चाइना हम अगर हमको अटैक करता है कभी, तो हम उसको न्यूक्लियर डिटरेंट हम अपने आप को बना ले रहे हैं कि चाइना के पास तो है, हमने भी बना लिया है ना। आगे इस आर्टिकल में देखिए ये बात होती है कि डिमांडिंग रिक्वायरमेंट, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए बहुत सारी डिमांडिंग रिक्वायरमेंट थी जो हमारे साइंटिस्ट ने पूरी कर ली। कैसी? एक तो वॉरहेड मिनिएचराइजेशन, मिनिएचराइजेशन का मतलब होता है मिनिएचर, मतलब वॉरहेड को मिनिएचर बनाना, मिनिएचराइजेशन ना, जितना छोटा हो सके उतना छोटा बनाना। वॉरहेड्स क्या, जो मिसाइल्स अपने साथ लेके जाएंगे, अगर ज़्यादा हैवी रहेगा तो उसको ले जाना मुश्किल रहेगा, है ना। लो वेट बनाओ, लो मास का बनाओ, जिससे कि ये पोस्ट बूस्ट व्हीकल से जल्दी अलग हो सके। पोस्ट बूस्ट मतलब अगर हम मिसाइल को छोड़ रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं, उसके बाद उससे अलग होने के लिए, वॉरहेड्स को अलग होने के लिए छोटा होना पड़ेगा, तो ये हमने बना लिया है। दूसरी चीज रिक्वायरमेंट थी कि गाइडेंस एंड एक्यूरेसी होना चाहिए री एंट्री व्हीकल के लिए, वो भी हमने अचीव कर लिया है, क्योंकि जब री एंट्री करेगा एटमोसफेयर में तो अगर एक्यूरेसी और गाइडेंस नहीं होगा तो अपने टारगेट से भटक सकता है। ठीक, वो हमने कर लिया है। अब आगे बात कर रहे हैं ये कि सबसे मेन ये देखना है कि ये अग्नि 5 मिसाइल कितने वॉरहेड्स ले जा सकता है ना। तो उन्होंने बोल दिया कि 3 वॉरहेड्स हो सकता है ले जा सके, इतना स्पेकुलेट हम कर सकते हैं कि 3 वॉरहेड्स तो ले जा सकता है ना। और साथ ही साथ अभी ये भी क्लियर नहीं है कि अग्नि 5 कैन कैरी डिकॉयज एंड ट्रैप स्पेशली ड्यूरिंग द बूस्ट एंड इमीडिएट फेज ऑफ मिसाइल्स फाइट। तो ये चीजें अभी कंसर्न है, एक तो कितने वॉरहेड्स ले जा सकता है, और दूसरा डिकॉय एंड चाफ ले जा सकता है कि नहीं। तो डिकॉय एंड चाफ क्या होता है कि जब मिसाइल जाता है तो अपने साथ ही छोटे छोटे और भी समझ लीजिए इक्विपमेंट्स जैसे चीज ले जाता है, जिससे कि जो रडार है सामने वाली कंट्री का या पार्टी का रडार, वो इनको इंटरसेप्ट ना कर पाए मिसाइल को, उसको लगे कि और कोई दूसरी चीजें आ रहे हैं, तो जो डिटरेंट वाली चीज है वो मिसाइल को ना मार के इन छोटे छोटे इक्विपमेंट्स को मार दे ना। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए चाफ एंड डिकॉय चीज होती है। ठीक, तो ये दो चीज अभी क्लियर नहीं है, बट इन्होंने बोला है कि हमने अच्छा काम किया है और आगे भी हमारे प्रोजेक्ट्स लाइन अप है। आगे कौन कौन से हैं? एक तो ये है कि हम अभी काम कर रहे हैं लॉन्ग रेंज सबमरीन मिसाइल पर। सबमरीन सबमरीन मतलब जो समुद्र से ही लॉन्च की जा सके, है ना, और वो न्यूक्लियर कैपेबल भी हो। और फाइनली ये बता रहे हैं कि चाइना को हमने एक नोटिस दे दिया कि भाई आप देख लो जो भी करो, हम आपको अपने आप मतलब अपने आप को आपके से मजबूत और आपसे लड़ने लायक बना रहे हैं। ठीक है, और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन इसमें दी है कि जैसे देखिए एटॉमिक एनर्जी का रिसर्च हमेशा भाभा करता है, ये भाभा एटॉमिक रिसर्च बार करता है, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ओवरऑल अग्नि 5 का क्या मकसद था ये इस आर्टिकल से पता चला कि वो बेसिकली चाइना को एक टारगेट करने के लिए बनाया गया है, इसीलिए 5000 किलोमीटर उसकी रेंज है। न्यूक्लियर वॉरहेड इसीलिए कैपेबल बनाया गया है जिससे कि चाइना की जो एंटी डिफेंस मिसाइल टेक्निक है ना, कौन सी HQ-19 एंटी डिफेंस मिसाइल टेक्नोलॉजी को काउंटर किया जा सके। ठीक, तो ये था दूसरा आर्टिकल। तीसरा आर्टिकल आप देखेंगे हॉलो विक्ट्री वाला, तो इसमें वही है कि पुतिन की विक्ट्री हो गई है, रशियन प्राइम मिनिस्टर। एक आर्टिकल पुराना मैंने आपको बताया था जिसमें एडिटोरियल में आया था कि वो एक पूरा का पूरा स्टेज्ड इलेक्शन था, सिर्फ दिखाने के लिए इलेक्शन था। अब सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट हुआ है 77.44%, जिसमें कि 80 अराउंड कितने 88% वोट किसको मिले हैं? पुतिन को। तो मतलब पुतिन ये दिखा दिए हैं कि पूरा रशिया एक साथ है, रशिया के लोग एक साथ है, पुतिन जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। ये बेसिकली इस आर्टिकल में बोला गया है और ये पुतिन की जीत का मतलब है। ठीक,
नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये है, ऑल आइज आर नाउ ऑन इंडियन ओशन रीजन। तो ये हमारा आईआर का, स्टेट आईआर का टॉपिक हो गया। इंडियन ओशन रीजन से क्वेश्चन आ भी चुके हैं और हमेशा आ सकते हैं। तो इस आर्टिकल में इन्होंने बताया कि आईआर की सिचुएशन चेंज हो। आईआर मतलब इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन रीजन कहाँ हो गया, जैसे ये अगर इंडिया है समझ लीजिए, छोटा सा आपको दिख रहा होगा, तो ये इंडियन ओशन हो गया। ठीक, ये हो गया अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, और ये इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन रीजन में बता रहे हैं कि अभी इंडिया के कुछ प्रॉब्लम आ रही है। एक तो प्रॉब्लम आ रही है मालदीव्स को लेके। मालदीव्स में आपको पता है कि मालदीव्स के जो अभी करंट प्रेसिडेंट है, कौन, इसमें देखिए बताया है मोहम्मद मुइज़ू। वो चाइना के साथ ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी ला रहे हैं इंडिया के खिलाफ, है ना, इंडिया और इंडिया आउट कैंपेन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो वो एक प्रॉब्लम वाली बात है। दूसरा, अभी श्रीलंका में भी देखा गया है कि श्रीलंका ने सारा जो भी फॉरेन रिसर्चशिप है उस पर बैन लगा दिया है, इंक्लूडिंग चाइना। तो हम इन दोनों नेबरिंग कंट्री से दूर हो गए हैं। हालांकि इसके अलावा लास्ट मंथ इन्होंने बताया कि सागर इनिशिएटिव, जो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर एक्सेस, ग्रोथ एक्सेस फॉर ऑल इन द रीजन, ये इसका फुल फॉर्म है। तो उसमें इसके थ्रू इंडिया और किसने, मॉरिशस ने एक न्यू एयर स्ट्रिप अगलेगा आइलैंड पे, अगलेगा आइलैंड कहाँ पे है ये आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, यहाँ पे लॉन्च किया है। तो एक अच्छी बात भी है, कुछ दो बुरी बात है तो एक अच्छी बात भी है कि हम पूरी तरीके से होप नहीं खो रहे हैं। बट आगे आप देखोगे कि प्रॉब्लम ये है कि इस रीजन में अभी कुछ ना कुछ इशू है ना। और दूसरा, यहाँ पे जो सुएज कैनल है, सुएज कैनल जिससे बहुत सारा वो जाता है, वहाँ पे इसराइल और हमास वॉर के कारण, और साथ ही साथ हाउथी अटैक के कारण, जो कंट्रीज हैं वो अब क्या कर रही हैं कि सुएज कैनल वाला रास्ता ना लेके लंबा रास्ता ले रही है, केप ऑफ गुड होप वाला रास्ता। केप ऑफ गुड होप वाला वही रास्ता है जहां से कौन आया था, वास्को डिगामा इंडिया आया था। तो वो रास्ता ले रही हैं। तो इसलिए इंडियन ओशन रीजन और इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, कहने का मतलब ये है। इसमें इसको मैं रब कर देता हूँ। ये प्रॉब्लम हो जा रही, बट हम सबको ये इसको देखते हुए क्या करना चाहिए कि आगे ये बात कर रहे हैं कि भाई ये प्रॉब्लम तो हो रही है, और जो चाइना है वो चाइना अपने आप को इस रीजन पे स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ठीक, कैसे कर रहा है, मच ऑफ चाइना स्टेट एंड एनर्जी सप्लाईज पास थ्रू दिस रीजन, इस रीजन से पास होता है इसलिए वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो वहाँ पे वो एक तो माले के साथ, मालदीव के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है। दूसरा, आप देखेंगे कि चाइना जो कर रहा है वो इस रीजन में इंडिया के लिए एडवर्स एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। कैसे, यहाँ पैटर्न बताया उन्होंने कि बीजिंग का जो नवल बेस, चाइना ने नवल बेस कहाँ कहाँ बना रखा है, जिबूती में, ठीक है, ये देखिए काउफ्यू में, ग्वादार में एंड हम्बनटोटा में। तो इससे क्लियर हो जा रहा है कि चाइना जो है हमको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, एक ऐसे खराब एनवायरनमेंट बना रहा है इंडिया के लिए, इनसिक्योर एनवायरनमेंट, की इंडिया हमेशा इनसिक्योर होता रहे। ठीक, और साथ ही साथ हमेशा बुली किया है, कहाँ पे, बॉर्डर पे बुली करता है। आगे देखेंगे कि परेशान करता ही रहा है ना। उसके लिए क्या करना है, हमको एक कोलैबोरेट करना है सबके साथ ना, किससे के साथ, जिससे कि ये हम सबको बता सके कि देखिए चाइना किस तरीके से एक इमर्जिंग थ्रेट बन रहा है। हमको अंडर वाटर डोमेन में, कोलैबोरेशन इन अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस हैज बीन आइडेंटिफाइड एज की गोल इन डीलिंग विद इमर्जिंग थ्रेट्स। मतलब ये हमने इमर्जिंग थ्रेट पता कर लिया है कि भाई चाइना एक इमर्जिंग थ्रेट हो रहा है ना। अब बात करते हैं कि इंडिया ने तो कर लिया, अब ये यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, ये क्या करते हैं, तो ये लोग भी समझते तो हैं कि हाँ ये एक थ्रेट है। ठीक, ये समझते हैं कि हाँ बीजिंग जो है इलीगल क्लेम कर रहा है साउथ चाइना सी में, इंडियन ओशन रीजन में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बट ज़्यादा कुछ करते नहीं है इसके बारे में। जब बात आती है कि आप कुछ कीजिए तो एम्बिग्यूटी दिखाते हैं कि हमको तो कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। ऐसा रीज़न इसलिए भी है क्योंकि जो इन यूरोपियन कंट्रीज़ का है ना, लोकेशन, यूएसए का लोकेशन वो चाइना से बहुत दूर है, तो उनको इमीडिएट खतरा समझ में नहीं आता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं, मतलब डिप्लोमेटिक हो जाते हैं यहाँ पे जब कुछ करने की बात आती है।
तो ये सारा प्रॉब्लम समझा दिया उन्होंने कि भाई देखिए मालदीव से दूर हो रहा है, श्रीलंका दूर हो रहा है, चाइना बढ़ रहा है, अपने नवल बेस बना रहा है इंडियन ओशन रीजन में। इंडियन ओशन रीजन का इंपॉर्टेंस इन्होंने बताया कि अब केप ऑफ गुड होप से आ रहे हैं। बाकी कंट्रीज भी हैं, वो समझ रही हैं कि हाँ चाइना एक थ्रेट है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा है। तो इंडिया के पास ऑप्शन क्या बचता है? तो 4-5 ऑप्शन बताया उन्होंने। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि भाई आप क्लियर मैसेज दे दो कि इंडो पैसिफिक, इंडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडियन ओशन रीजन में ज़्यादा है रेदर देन इंडो पैसिफिक। इंडियन ओशन रीजन मैंने आपको बताया था, ये इंडियन ओशन रीजन हो गया ये वाला, और इंडो पैसिफिक ये पूरा यहाँ से पूरा है ना, जो हो गया एशियान वाला रीजन वो हो गया। तो वो हमारा एक इम्पोर्टेंट है। दूसरा, पहला ये, दूसरा ये सेकंड बता रहे हैं कि आप समझिए कि इंडियन आयोरा और सीएससी, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन और कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी ऑडिट कराइए। कि जैसे आईओआरए अभी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, सीएससी में भी प्रॉब्लम ये है कि की मेंबर्स को लूज कर सकता है, जैसे कि मालदीव्स वगैरह को, है ना। तो ये जो एसोसिएशन है ये अच्छे से काम ही नहीं कर रहे हैं, इनका जो मकसद है, इनका जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो उसको आप ऑडिट कीजिए कि इनका क्या रोल है और रोल को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। तीसरा वो बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप एक एक नया ग्रुप बनाइए। नया ग्रुप बना के उस ग्रुप में कौन से मेंबर रखिए? इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और मॉरिशस, सीशेल्स, कॉमरोस एंड मडगास्कर, इनको रखिए। और अगर मालदीव्स आना चाहे तो मालदीव्स को रखिए। 9 मेंबर का ग्रुप बनाइए। उस ग्रुप को आप इंडियन ओशन कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम दीजिए। उन्होंने बोला कि अगर नहीं सही से काम कर रहे हैं वो सारे ग्रुप, तो आप एक नया ग्रुप बनाइए और उनका इंडियन ओशन कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम दे दीजिए। ठीक है, तो दूसरा ये ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन ये बोल रहे हैं कि एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट में? फॉरेन अफेयर्स इनसाइड रिव्यू। उसके हिसाब से इंडिया जो है वर्ल्ड की 7th मोस्ट पॉपुलर नेवी है, पावरफुल नेवी इन द वर्ल्ड है। वो बोल रहे हैं कि अच्छा 7th तो है, लेकिन इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है वर्ल्ड की। तो आप बजटरी एलोकेशन बढ़ाइए और कोशिश कीजिए कि इंडिया 3rd या 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी बन जाए ना। तो 3 ऑप्शन इन्होंने बताया है कि ये आपको करना पड़ेगा इंडियन ओशन रीजन में, आपको मजबूत बनना है। तो 3 ऑप्शन बड़े अच्छे बताए गए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये था हमारा आर्टिकल डिस्कशन आज के न्यूज़ में। इसके बाद तो ज़्यादा कुछ है नहीं जो हम लोग डिस्कस करें, ठीक। एक ये है वॉर डिफेक्शन से अबाउट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अगर कुछ समझ में ना आया तो मुझे बताइएगा। तो दोस्तों फिर इसको हम एंड करते हैं, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।